हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। हम उस पर डिस्कस कर चुके थे एक्सरसाइज 3.4 में अपने 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको आप डिस्कस करते हैं अभी। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3.5 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्ट योर टाइम, नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉलिनोमियल्स in exercise 3.4, and we discussed in last lecture question number 3. Now we discuss question number 4, class 10th BSER बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन राजस्थान। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा थ्योरेटिकली है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। यानी कि हमें दो ऐसे विषम धन पूर्णांक, यहाँ पे एक आया है क्या, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 जिसमें अपन ने बात करी थी क्या, कि एक इवन नंबर होता है, एक ओड नंबर होता है। क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, एक ओड नंबर होता है। इवन नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, 8, यानी कि 2 की टेबल से जो प्रॉपर्ली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो क्या होता है, इवन नंबर। ओड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि जो 2 की टेबल से क्या नहीं हो, डिवाइड नहीं हो पूरी तरह से, वो क्या होता है, आपका ओड नंबर होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए, ये क्या कह रहा है कि दो विषम धन पूर्णांक। तो आप मेरे को ये बताइए कि विषम धन पूर्णांकों की मैं बात करूंगा तो जैसे मैंने एक अक्ष ले लिया और दूसरा ले लिया मैंने x+1, ये दोनों क्या हैं, क्रमागत हैं। और क्रमागत कैसे हैं, यदि मैं x = 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 4 रख दूँ, ... n रख दूँ, जहाँ मेरे पास x क्या है, x है मेरे पास नेचुरल नंबर, x क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो देखिए, यदि मैं x = 1 रखूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी x+1 नहीं आएगा, x+2, क्योंकि हमें विषम संख्या निकालनी है। यदि हम किसी सम संख्या और उसमें विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगी, विषम संख्या। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगी, विषम संख्या। सम संख्या में यदि मैं विषम संख्या जोड़ूंगा तो क्या आएगी, विषम संख्या। सम संख्या में मैं क्या जोड़ूंगा, विषम संख्या, तो क्या आएगी, विषम संख्या। यदि मैं सम संख्या में सम संख्या जोड़ता हूँ तो क्या आएगी, सम आएगी। यदि मैं विषम में विषम जोड़ूंगा तो क्या आएगी, सम आएगी। बात समझ में आ गई। यदि मैं विषम में विषम जोड़ूंगा तो क्या आएगी, सम संख्या। और यदि मैं सम में विषम जोड़ूंगा तो हमेशा क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ गई होगी कि दो विषम धन पूर्णांक, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे x ही मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, n मान सकते हो, y मान सकते हो, p मान सकते हो, जो आपकी मर्जी करे वो आप एज्यूम कर सकते हो। तो चलिए, मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा कि मैंने x माना और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा। तो देखिए, इधर माना दो विषम धन पूर्णांक x, x+2 है, x+2 है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों के वर्गों का योग, यानी कि इन दोनों के वर्गों का योग x का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 290, यानी कि 290 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² यानी कि इन दोनों के वर्गों का योग है वो किसके इक्वल है, 290 के इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, x² प्लस, अब कुछ नहीं करना है, a + b की होल स्क्वायर क्या होती है, a² प्लस का 2ab प्लस का b² इक्वल्स टू 290।
बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? चलिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2x² हो गया प्लस 2x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक में भी आपको कोई समस्या होगी? चलिए 2x² प्लस 2x माइनस 1, इसमें क्या आ जाएगा 286 286 आ जाएगा। चलिए अभी क्या करना है, यहाँ पे भी 2 है तो x² का गुणांक 1 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ तो यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? देखिए इधर 2 का भाग दिया तो 2x² बटे 2 प्लस 2x बटे 2 माइनस 286 बटे 2 बराबर 0। ठीक है, इधर 0 बटे 2 आएगा तो कोई मतलब नहीं है, 0 हो गया। इधर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये कितनी बार कट जाएगा? 143 बार कट जाएगा। तो फाइनली जो इक्वेशन आई है अपने पास द्विघात समीकरण की, वो क्या आ गई मेरे बच्चे? 43 इक्वल्स टू 0। हमें क्या आ गई हमारे पास फाइनली द्विघात समीकरण? x² प्लस x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इधर x² प्लस x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को स्टूडेंट ऐसी संख्या बताइए कि ऐसे 143 के ऐसे टुकड़े बताइए जिसको यदि मैं गुणा करूँगा, जिसको यदि मैं गुणा करूँ तो क्या है, जिसको मैं गुणा करूँगा तो क्या आएगा? x² प्लस 4x आएगा स्टूडेंट्स, ये 4x आएगा। इधर छोटी सी मिस्टेक कर दी ना हमने, ये क्या आएगा आपका 4x और यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यानी कि ये इसके बाद 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 2x। अब मेरे को ये बताइए कि 143 को हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? भाई देखो कि 12 × 11 को यदि हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 1 × 2 1, यानी कि 232 आएगा, मतलब 11 की कमी है। यदि मैं 13 को 11 से गुणा करूं, क्यों? क्योंकि यदि मैं प्लस के 13 लूँगा और माइनस के 11 लूँगा, घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 2, जो मुझे चाहिए, और गुणा करने पे कितना चाहिए 143 चाहिए। तो देखो 13 को 11 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, 31 × 3 341 मिल गया ना 143 का। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलिए इधर क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 13। यहाँ पे -11 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 13। जब भी आप गुणनखंड करोगे ये दोनों साइड आपके पास इक्वल होनी चाहिए। यदि आपकी साइड इक्वल नहीं है, यानी कि दोनों में जो आपने एलसीएम गुणनखंड करा है यदि वो आपका दोनों साइड बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप यूँ समझ लेना कि आपने जो किया है वो गुणनखंड वो गलत है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ से x प्लस 13 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा अंदर x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक तो आ जाएगी -13 और यहाँ से क्या आ जाएगी 11, क्या आ जाएगी 11। तो कहने का मतलब क्या है, वो संख्याएं कौन सी है ऐसी, वो ऐसी धनात्मक कौन सी संख्या है विषम धन पूर्णांक? अतः है विषम धन पूर्णांक। एक तो कितना होगा 11 और एक क्या होगा 11 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 13। तो विषम धन पूर्णांक क्या हो गया आपके 11,13। ये क्या आपका स्टूडेंट्स आंसर। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बंदा उतार रहा है वो उतारिए, और समझ में आ गया होगा क्या करा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपके पास बुक और नोटबुक होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ सामने बोर्ड पे लिखने के लिए इतना टाइम नहीं बच रहा कैमरे के सामने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था ये, और ये जो हमने करा ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है वो 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि दो संख्याएं हैं अपने पास, दो संख्याएं हैं, उसमें क्या कह रहा है कि मान ली मैंने एक तो x है, ठीक है, एक तो संख्या मेरे पास x है स्टूडेंट्स, और एक मेरे पास संख्या मान लो कि y है। मानना है भी, लेकिन हम यहाँ पे y नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है। तो एक मेरे पास मान लो कि y है और एक x है। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इसको कोई गलत वाली बात नहीं है, और आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो कि एक संख्या x है तो मान लिया कि मैंने बड़ी संख्या है वो x है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में प्रश्नानुसार क्या दिया है कि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 4 गुना के बराबर है। बात समझ में आ गई। तो आपने मान ली कि बड़ी संख्या x² है और छोटी संख्या क्या है, y है। तो क्या करें, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है वो कितना है, 45 है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है वो 45 है, और बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो यहाँ से यदि आप क्या करो, y की वैल्यू निकालो यहाँ से स्टूडेंट्स। y की वैल्यू क्या आएगी, और y की वैल्यू क्या आएगी, 4/x²/4 क्या आएगी, x²/4 इक्वल्स टू 45। ये ऐसे एलसीएम लोगे इधर क्या आएगा, 4x² - x²/4 इक्वल्स टू 45। 3x²/4 इक्वल्स टू 45, ये कट गया 15, ये कट गया क्या आया, x² इक्वल्स टू 60। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इधर मैं क्या कह रहा हूँ कि बड़ी संख्या का वर्ग है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर है, बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर है। हमने लाइन थोड़ी सी गलत पढ़ ली थी। तो देखिए इधर कि हमारे पास x² - y² कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हमने मान लिया क्या है, x² और y² है, और उनका अंतर 45 है। तो x² - y² इक्वल्स टू 45। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए आप स्टूडेंट्स, फिर क्या कह रहा है कि जो छोटी संख्या है उसका जो स्क्वायर है वो बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या क्या है, y है। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करवा ही देता हूँ आपको। यहाँ पे आप लिख लीजिए, माना दो संख्याएं x, y है, माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, y है। तब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x² यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है, 45 के बराबर ये दिया हुआ है। और साथ ही क्या दिया है, साथ ही दिया है, और क्या दिया है स्टूडेंट्स कि छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है।
छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो क्या लिख सकते हो यहाँ से आप, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, स्टूडेंट्स देखिए कि समीकरण 2 में वाई स्क्वायर इक्वस टू क्या है 4x इक्वस टू 45। इधर से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वस टू 0, माइनस 45 इक्वस टू 0। तो आप मेरे को ये बताइए कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 45 आ जाए और जोड़े तो क्या आ जाए माइनस का 4। ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, तो मेरे को ये बताइए कि जो ये 45 है ये किस किस को मल्टीप्लाई करने पे आता है, 9 और 5 को आता है, 5 और 9 को आता है, 15 और 3 को आता है, 3 और 15 को आता है। और ऐसे क्या हैं जो 45 का फैक्टराइज होंगे, मे बी इसके अलावा कोई होगा नहीं शायद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने पास कौन सा सेट हो रहा है। यदि मैं 15 में से 3 घटाऊंगा तो 12 बचेगा, तो हमारे कोई काम का नहीं है। यदि मैं 9 में से 5 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, मतलब ये हमारे काम का हो सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए कि ये तो माइनस का होना चाहिए, ये प्लस का होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो देखो फैक्टराइज कैसे करते हैं, आप इसको ध्यान में रख के करोगे कि 45 है उसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपके पास 60 आ जाए तो उसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपके पास 21 आ जाए, जैसे आपके पास 21 आ जाए तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 7, 7 इंटू 3, 1 इंटू 21, 21 इंटू 1, बस इसके अलावा और कोई लिख ही नहीं सकते। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ये ध्यान में आप कब रहेगी आपको, जब आपको कम से कम 40 तक टेबल आएगी, कम से कम 40 तक के पहाड़े आएंगे। बात समझ में आ गई, जो कि आपने छोटी क्लासों में सीखे हैं। तो चलिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x प्लस 45 इक्वस टू 0, प्लस 45 नहीं स्टूडेंट्स माइनस है। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बाहर x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 9। यहाँ से प्लस 5 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 9 इक्वस टू 0। लास्ट स्टेप x माइनस 9 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा x प्लस 5, दोनों साइड 0 है। तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 9 इक्वस टू 0, x प्लस 5 इक्वस टू 0। तो x बराबर आ गया -5, यहाँ पे लिख देगा आप, लिख देना है नोट सेटिस्फाई, नोट सेटिस्फाई। और x इक्वस टू क्या आ जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा सेटिस्फाई। और x इक्वस टू 9 हो सकता है कि ये आपको कैमरे की रेंज से नीचे दिखे, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ ये कैमरे की रेंज से नीचे है, तो चलिए मैं इधर कर देता हूँ इसको। चलिए स्टूडेंट्स लास्ट में अपना क्या आया था, x माइनस 9 इक्वस टू 0 और x प्लस 5 इक्वस टू 0। तो ये तो हो गया x इक्वस टू 9, ये हो गया x इक्वस टू -5। तो ये तो हो जाएगा नोट सेटिस्फाई और ये हो जाएगा सेटिस्फाई, यानी कि ये वैल्यू हमारे काम आएगी। तो अपने पास वो कौन सी संख्या है ऐसी, वो संख्या कौन सी है ऐसी, दो संख्या x और y कौन कौन सी हो गई, कौन कौन सी होगी स्टूडेंट्स, 9 और -5। वो हमारे पास कौन सी होगी, 9 और -5। ठीक है, अब देखिए इधर अब देखिए यहाँ पे एक तो हो गई 9। अब हम यहाँ से y, ये तो आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इधर वाई स्क्वायर, यानी कि समीकरण 2 में मान रख देंगे y का, x का सॉरी, समीकरण 2 में x बराबर 9 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 9 रखोगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वस टू 4 इंटू 9। तो वाई स्क्वायर इक्वस टू क्या आ जाएगा 36। तो y इक्वस टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 36। तो y इक्वस टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6। बात समझ में आ गई। तो आपके पास वो संख्या कौन सी है, एक तो 9 है और एक क्या है प्लस माइनस 6। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस वाली काम नहीं आएगी अपने,
तो आप क्या रखोगे, सिर्फ y बराबर 6। यानी कि आप 9 का स्क्वायर करके और 6 का स्क्वायर करके घटाओगे तो आपके पास 45 आ जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन नेक्स्ट 3.4 में लास्ट 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्या दिया है कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। समझ में आ गई बात? यानी कि हमें क्या करना है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है। हमें क्या दिया है कि 16 दिया है एक, और हमें उसको 2 भागों में विभाजित करना है। साथ ही क्या कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, मान लिया हमने, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 16 है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। तो मैंने मान लिया कि बड़ा भाग, यहाँ पे लिख देता हूँ, माना बड़ा भाग क्या है, अक्स है। भाई बड़ा भाग अक्स है तो छोटा भाग क्या हो जाएगा फिर, तब है छोटा भाग 16 माइनस अक्स। बात समझ में आ गई? ये तो हो गई नंबर 1 बात कि हमें क्या करना है, 16 को 2 भागों में बांटना है। मैंने एक बांट दिया अक्स में, दूसरा बांट दिया 16 माइनस अक्स में, और जो अक्स था वो बड़ा था और जो 16 माइनस अक्स है वो छोटा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ATQ प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखिए स्टूडेंट्स कि बड़े भाग के 2 गुना, और फिर उसका मतलब कहने का क्या है इसका कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक। ये लाइन आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलजेब्रा में सिर्फ भाषा का ही खेल होता है स्टूडेंट्स। छोटे भाग के वर्ग के 164 अधिक है। अब कुछ नहीं करना है, अब कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ क्या करनी है, अब कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा करके बता देता हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन। a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनके बिना ये चैप्टर नहीं होएगा। तो देखिए 16 का स्क्वायर करूँगा तो क्या जाएगा 256, 16 को 16 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 256, माइनस 16 दूनी 32 अक्स, ठीक है, फिर प्लस अक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्या आया, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया 256 आ गया, माइनस 16 गुणा 2 32 अक्स प्लस अक्स स्क्वायर प्लस 164 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखिए, ये प्रॉपर्टी मिटा दे रहा हूँ मैं। आगे देखिए, अब पूरे इक्वेशन को हमें 0 के इक्वल रखना है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 164 इक्वल्स टू 0। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 256 माइनस यानी कि प्लस 32x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 164 इक्वल्स टू 0। फाइनली क्या आ जाएगा, प्लस के 2x स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इससे कैंसिल, प्लस 32x और 256 में 164 जोड़ेंगे जमा करेंगे तो कितना आएगा 0 2 और ये 420 माइनस 420 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए आपके पास फाइनली क्या इक्वेशन बना है, यानी कि द्विघात समीकरण क्या बना है बच्चे। इधर देखिए, इधर
देखो इधर कि आपको अब ऐसी संख्या चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूँ तब तो माइनस का 420 आ जाए, और जिसको ऐड करूँ तो प्लस के कितने आ जाए, कितने आ जाए 32 प्लस के। तो बताओ ऐसे टुकड़े कौन से होंगे, ये आप कर लेना होमवर्क। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3.5। चैप्टर नंबर 3.5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो उसमें क्या है कि अब तक हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस करे कि अपने 4 क्लास हो गई इस चैप्टर से संबंधित, उनमें सभी में हमने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुणनखंड विधि से समीकरण हल किए, द्विघात समीकरण। दूसरा क्या करा, भाग विधि से हल किए, भाग विधि से। तीसरा क्या करा, पूर्ण वर्ग विधि। और लास्ट जो अपन ने कल डिस्कस करा था वो क्या थी, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य विधि। कहने का मतलब क्या है कि इस चैप्टर में अपन 4 विधि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो आपका चैप्टर नंबर 3.5 है वो क्या कह रहा है कि जो श्रीधराचार्य मेथड होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन पूरे पे 2a। तो ये जो होता है इसके अंदर एक d = d² = b² - 4ac होता है। ये क्या होता है, ये जो पार्ट होता है ये d² = b² - 4ac ये होता है। इसको क्या बोलते हैं, विविक्तिकर, विविक्तिकर, इसे क्या बोलते हैं, विविक्तिकर बोलते हैं। और ये 3 कंडीशन पे फॉलो करता है। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, 3 कंडीशन होती है इसकी। फर्स्ट, यदि d > 0 हो, दूसरी यदि d < 0 हो, और एक तीसरी क्या होती है, d = 0 हो। अब आपको इस चैप्टर से संबंधित ये 3 कंडीशन जानना ज़रूरी है। जैसे ये 3 कंडीशन आप जान लोगे आप आराम से इस चैप्टर को सोल्व कर पाओगे। तो चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं कि ये 3 कंडीशन क्या है और हमें इनसे क्या सीखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने नए नवेले चैप्टर 3.5। मैंने क्या कहा कि आपका एक ये फॉर्मूला होता है किसका, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2। ये आपका श्रीधराचार्य मेथड है। क्या है स्टूडेंट्स, द मेथड ऑफ श्रीधराचार्य। और इसमें क्या होता है कि 3 कंडीशन होती है। एक होती है d > 0, d < 0, और तीसरी क्या होती है, d = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल जब d > 0 होगा तो अपने जो b² - 4ac = 0, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। जब सॉल्व करोगे तो = 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हमें मूल मिलेंगे, मूल क्या, x की वैल्यू। तो जो मूल प्राप्त होंगे यानी कि जो फैक्टर प्राप्त होंगे उनकी प्रकृति क्या होगी, उनकी प्रकृति वास्तविक होगी। क्या होगी, वास्तविक होगी। यहाँ से जो हमें फैक्टर प्राप्त होंगे, फैक्टर्स प्रॉपर्टी, फैक्टर्स आर रियल, फैक्टर्स आर रियल यानी कि वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ये नंबर हो गया फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं अपन, सेकंड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन आपको क्या दी है कि d का मान जब 0 से छोटा होगा। भाई एक बात बताइए आप कि आपके पास ये क्या ग्राफ है, ये यहाँ पे 0 है, इधर माइनस होता है तो मैं इधर -x लिख सकता हूँ, इधर +x होता है, इधर -y होता है, इधर +y होता है। और आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे मेरे पास ये d है, ये क्या है, d है। यदि मैं इस d से इधर जा रहा हूँ, इस d से यानी कि मैं यहाँ से यदि मैं इधर मूव कर रहा हूँ
इधर मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी सारी, यानी कि सारी की सारी क्या आएंगी, धनात्मक। बात समझ में आ गई। और धनात्मक आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो वास्तविक वैल्यू हो जाएंगी। और यदि मैं इस रेखा से यानी कि इस डी से इधर आऊँगा तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होंगी और वो क्या होंगी, काल्पनिक होंगी। वो क्या होंगी, काल्पनिक होंगी और वो आयोटा जैसी वैल्यू होंगी। आयोटा को बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक बोलते हैं। और आयोटा का मान होता है वो क्या होता है, -√1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, और कहने का मतलब क्या है कि आयोटा क्यूब होता है वो 1 होता है। ये भी क्या होता है, प्लस माइनस आयोटा -1, ठीक है। आयोटा की पावर 4 भी क्या होता है, -1। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। और जिसको क्या बोलते हैं, आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा, आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स, आयोटा बोलते हैं इसको। और ये क्या होगा, काल्पनिक। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे को ये बताइए कि जब d है और ये d क्या है, b² - 4ac है, और यदि इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मूल हैं वो क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे काल्पनिक, ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे। तीसरी और लास्ट कंडीशन क्या है कि जब d बराबर 0 है, कहने का मतलब क्या है कि जब d बराबर 0 है तो मूल की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक, और मूल की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। यानी कि जो यहाँ से एक बात देखिए इधर, यदि x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, यदि मैं यहाँ से शून्यंक निकालना चाहूँ तो अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा -b/2a और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, +b/2a। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अल्फा और बीटा यानी कि अल्फा तथा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। यानी कि d बराबर यदि 0 होगा तो यहाँ से जो शून्यंक निकलेंगे उन दोनों शून्यंकों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो चलिए फटाफट से एक बार वापस देख लेते हैं। मैंने क्या बताया कि ये आपके पास त्रिद्राचार्य मेथड होता है। इसमें जो ये √b² - 4ac है ये क्या होता है, विविक्तिकर होता है। और विविक्तिकर इसकी 3 कंडीशन होती है स्टूडेंट्स कि d जब 0 से बड़ा होगा, पहली कंडीशन, दूसरी जब d 0 से छोटा होगा, दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 जब d है वो 0 के बराबर होगा। तो इसके अंदर 3 रूल काम करेंगे। पहला कि जब d 0 से बड़ा होगा तो वहाँ पे जो शून्यंक निकलेंगे वो क्या होंगे, वो वास्तविक होंगे। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो वहाँ पे जो शून्यंक निकलेंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और जब d बराबर 0 होगा तो वहाँ पे जो शून्यंक निकलेंगे वो शून्यंक क्या होंगे, वास्तविक और समान या बराबर होंगे। तो चलिए नाउ कैन स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3.5 एंड इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अब इसमें कि कैसे इनका यूज़ होगा, कैसे अपन क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए चैप्टर नंबर 3.5, चैप्टर नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे, यदि देखिए इधर आपको समीकरण दिया है 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5 = 0 दिया है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। और क्या कह रहा है, सिर्फ मूल की प्रकृति बतानी है कि ये वास्तविक है, काल्पनिक है या वास्तविक में समान है। बात समझ में आ गई। यानी कि हमें यहाँ पे चेक करना है कि d की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, क्या d की वैल्यू 0 से छोटी है, या d की वैल्यू 0 के बराबर है। हमें ये 3 कंडीशन देखनी। तो चलिए सबसे पहले क्या होता है, d² = b² - 4ac, कैपिटल D इक्वल होता है b² -
4ac, ठीक है। तो चलिए ये समीकरण क्या होता है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण तो है। तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2 है, b की वैल्यू क्या है -3 है और c की वैल्यू क्या है 5। फॉर्मूले में रखो d बराबर b कितना -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी 5। तो देखिए d बराबर -3 गुणा -3 -4 गुणा 10। बात समझ में आ गई। चलिए ये कितना हो गया प्लस का 9 -40, क्या आया d की वैल्यू क्या आई -31। तो क्या d की वैल्यू 0 से छोटी है कि नहीं है भाई, मेरे को ये बताइए कि माइनस जो 31 है वो 0 से क्या है, बात समझ में आ गई क्या, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई 0 से छोटी। तो 0 से छोटी होते ही क्या हो जाएगा, मूल की प्रकृति काल्पनिक है, क्या है काल्पनिक है, यानी कि ये क्या है आयोटा जैसी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ d = 31 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा d < 0, और जब <0 है तो प्रकृति कैसी काल्पनिक। बात समझ में आ गई होगी। सेम अगला क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 के में 4 का, क्वेश्चन नंबर 1 के में 4 का देखिए इधर क्या दिया है स्टूडेंट्स, 3x² - 2x 3x² - 2x + 1/3 = 0। 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो देखिए इधर क्या करेंगे, पहले इस 3 को एलसीएम ले लेते हैं। इधर 3 एलसीएम आएगा, क्या हो जाएगा 9x² - 6x + 1 = 0। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या आएगा लास्ट 9x² - 6x + 1 = 0। फॉर्मूला वही होता है d बराबर b² - 4ac। हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि d की वैल्यू > 0 है या d की वैल्यू <0 है या d की वैल्यू = 0 है। बात समझ में आ गई। हमें इन तीनों चीज़ों पे काम करना है। तो देखिए इस समीकरण से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालो। a बराबर कितना 9, b बराबर कितना -4, c बराबर कितना -6 और c बराबर कितना है 1। तो रखो फॉर्मूले में, तो d बराबर b² यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, -6 का स्क्वायर, फिर -4 गुणा में 9 गुणा 1, d = 36 - 36, क्या आ गया 36 से 36 कैंसिल, d बराबर 0। d बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स 0। और जब d बराबर 0 होता है तो मूल की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और बराबर। d बराबर 0 पर प्रकृति वास्तविक तथा समान, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप कर लोगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। अब क्या कह रहा है कि हमें k का मान निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है जब d बराबर 0 है, क्योंकि वास्तविक और क्या है बराबर है, समान है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि d बराबर 0 है और समीकरण दिया हुआ है, उससे हमें क्या करना है k की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए आज का लास्ट होगा अपना। तो चलिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि k का मान निकालना है यदि मूल की प्रकृति क्या है, बराबर है और समान है, वास्तविक और समान है। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान है मतलब d बराबर क्या है, ऑलरेडी 0 दिया हुआ है।
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 दिया हुआ है, क्योंकि डी बराबर क्या है, 0 है। तो इसके समीकरण हम लिख देते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे दिया गया है क्या, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले क्या करोगे, इसको द्विघात समीकरण में बनाओगे। द्विघात समीकरण में बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमें ए बी और सी के मान चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास ए बी सी के मान नहीं होंगे तब तक हम सोल्व कैसे करेंगे। तो चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू क्या है, जो अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है वो क्या होता है, वो ए होता है। जो अक्ष का गुणांक होता है वो क्या होता है, बी होता है। और जो अचरपद होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, के बी की वैल्यू क्या है -2k, और सी की वैल्यू क्या है बच्चे 6। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर -4 गुणा ए गुणा सी बराबर 0। तो देखिए इधर 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। यहाँ से क्या हो रहा है, यदि मैं 4k कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, k माइनस 6 बराबर 0। तो ये क्या आ गया, 4k, तो k माइनस 6 बराबर 0, तो 4k बराबर 0 आ गया, और एक आ गया k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 0, और यहाँ से क्या आ गई k की वैल्यू 6। तो अतः हम कह सकते हैं कि d बराबर 0 पर k बराबर 0,6 अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल है। बात समझ में आ गई कि दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। आपको क्या कह रहा है कि ऑलरेडी दिया हुआ है कि d बराबर 0 है, तो आप जानते हो कि विविक्तिकर का जो इक्वेशन होता है, विविक्तिकर का जो इक्वेशन होता है, यानी कि जो विविक्तिकर होता है, ये विविक्तिकर का फॉर्मूला होता है, विविक्तिकर, और इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट बोलते हैं इसको, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए देख लेना, डिस्क्रीमेंट। और जो डिस्क्रीमेंट होता है, ये मैंने बताया था कि आपको 3 कंडीशन होती है, d ग्रेटर देन 0 यानी कि d का मान 0 से बड़ा है, दूसरा कि d का मान 0 से छोटा है, तीसरा d का मान 0 के बराबर है। तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि d का मान 0 है, और 0 है मतलब ये हमने कैसे जाना कि जहाँ मूल की प्रकृति क्या है, वास्तविक है और बराबर है। और वास्तविक और बराबर कहाँ होती है, जब विविक्तिकर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि d बराबर क्या होगा, 0। तो क्या करा, हम जानते हैं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये मैंने आपको बताया है कि ये क्या होता है, विविक्तिकर का फॉर्मूला होता है। अब बुक वाला कह रहा है कि d बराबर 0 है, तो यदि मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब क्या कह रहा है कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब क्या हो, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब समीकरण जो ये इसको 2 मान लेते हैं स्टूडेंट्स। अब समीकरण 2 से हमें क्या चाहिए, a b और c की वैल्यू चाहिए। तो देखिए जो a होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b होता है वो एक्स का गुणांक होता है, और c होता है वो अचरपद होता है। तो चलिए हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली कि a इक्वस टू k है, b इक्वस टू -2k है, और c इक्वस टू क्या है, 6 है। जैसे ही फॉर्मूले में वैल्यू रखी और आपका सॉल्यूशन आ गया। बात समझ में आ गई। तो आई होप आपने आज का जो अपना लेक्चर है वो इन्जॉय किया होगा, और आज का सेशन आपके लिए मज़ेदार भी रहा होगा। तो अपन कल वाले लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपके लिए एक नया चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर हमें क्या होगा, ग्राफ खींचने होंगे। तो
तो वो बहुत ही अच्छा है, इजी सा चैप्टर है, एकदम फ्री के नंबर है मैथमेटिक्स में। तो चलिए स्टूडेंट्स, यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए यदि कोई समस्या हो, और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।